न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से मेरे सभी पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सादिया शेयर कर रही है। सादिया कहती है कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 15 साल पुरानी बात है, जब मेरी शादी लाहौर में हुई। तो मेरे जो इन-लॉज थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ थे, बड़ी अच्छी फैमिली थी, अल्लाह का दिया सब कुछ था। लेकिन उस वक्त वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जो ही मेरी शादी होकर गई तो पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था, उसके बाद बस कुछ लड़ाई झगड़े बनने लगे घर में। तो मेरे जो ससुर थे उन्होंने हम सबको अलग अलग कर दिया। यानी मेरे 2 जेठ थे, जो उनकी जो बीवियाँ थी उनको भी अलग कर दिया और हमें भी अलग कर दिया। अब हम लोगों ने बहरिया टाउन लाहौर में एक घर लिया। बहुत खूबसूरत वो घर था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस घर को देखकर। मेरा ख्वाब था जो पूरा हुआ है खूबसूरत घर का। मैंने उस घर को हर तरह से सजाया बनाया, मुझे बहुत वो घर अच्छा लगता था। उस घर का जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पर हम लोगों ने कुछ रेनोवेशन करवानी थी। वो घर कुछ पुराना बना हुआ था, यानी जैसे पुराने घर वहाँ पर जो तकरीबन 20 साल पुराने घर हैं उनमें से वो एक घर था। तो हमने वहाँ पर कुछ काम वगैरह शुरू करवाया। हम लोगों ने वहाँ पर वुड वर्क करवाना था, वो हम लोगों ने शुरू करवाया। तो एक दिन की बात है, काम होते होते तकरीबन 20-25 दिन गुजर गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर एक दफ़ा घर का ऊपर से विज़िट करती हूँ। वैसे मैं गाहे बगाहे हम लोग देखते रहते थे, लेकिन उस दिन मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं ऊपर जाकर देख कर आती हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर गई वो घर देखने के लिए कि वो कितना बना है, क्योंकि उस दिन जो वहाँ पर लेबर काम करते थे, जुमे का दिन था तो उनका ऑफ होता था, छुट्टी होती थी। तो मैंने सोचा मैं उस जगह की सफाई भी करवाती हूँ और उसको पहले देख कर आती हूँ। तो जब मैं ऊपर देखने के लिए गई, पहले मैंने वो उसका एक हिस्सा देखा जहाँ पर काम हो रहा था, फिर एक कमरा था वहाँ पर भी वुड वर्क करवा रहे थे। उस तरफ जब मैं गई, अभी मैं अंदर दाखिल ही होने लगी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ज़मीन पर कोई बैठा हुआ है। मैं थोड़ी सी डर के पीछे हटी कि शायद कोई मुलाजिम ना हो। मैंने झांक कर देखा तो जिस तरह से एक औरत बैठी हुई थी एक बच्चे के साथ। बच्चे का चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब सा था। बच्चे के चेहरे का रंग ऐसा था जिस तरह से एक सीमेंट का कलर होता है, जो घरों के ऊपर सीमेंट लगाते हैं, वो कलर था। बहुत छोटी छोटी आंखें थी, जैसे एक एक नुक्ता है। और जो उसके साथ औरत बैठी थी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसने अपने चेहरे के आगे दुपट्टा किया हुआ था। मैं एकदम से डरी और मैं पीछे हटी और मैंने उन्हें कहा कि आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने में मैं फौरन से सीढ़ियों की तरफ आई और मैंने आकर वहाँ पर मेरी मेड थी जो काम करती थी, उनको मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसका नेम सकीना था, तो मैंने सकीना को बुलाया। वो भागती हुई ऊपर आई और मैंने उससे कहा कि अंदर कौन बैठा हुआ है कमरे में, ये घर तो भी, ये तो हिस्सा भी बना भी नहीं है, तो इधर कौन आकर बैठ के है। उसने जब ऊपर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, अभी यहाँ पर मैंने एक औरत और बच्चे को देखा है। वो उसने मेरे साथ जाकर अंदर सारा देखा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं खौफज़दा हो गई। मैं फ़ौरन से नीचे आ गई और मैं बड़ी घबरा गई। मैंने पानी वगैरह पिया। शाम में जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, इतने दिन हो गए हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए, आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, कोई मसला तो यहाँ पर है, मैंने वहाँ पर खुद एक औरत और बच्चे को देखा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग दोबारा चल के देखेंगे। शाम को हम दोनों फिर ऊपर गए, लाइट्स ऑन की, सारा हिस्सा देखा। मैंने उन्हें वो जगह भी दिखाई कि मैंने यहाँ पर उनको देखा है। जिस टाइम हम लोग उस जगह को देखकर भी बाहर निकले थे, उसी कमरे के बाहर जो टेरेस था
जैसे ही मैं लाइट्स ऑफ करने लगी मेरी नज़र उधर पड़ी, वो औरत बाहर खड़ी हुई थी। मैंने शोर मचा दिया और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने उस औरत को बाहर देखा है, बाहर टेरेस के ऊपर वो औरत खड़ी है। वो भागे भागे बाहर गए, लाइट्स ऑन की, कहीं कोई औरत नहीं थी। अब मुझे जैसे साइकी अटैक्स होने लगे खौफ से। मुझे ऐसे बैठे बैठे लगता था कि जिस तरह से भी दूसरे कमरे से निकल कर कोई औरत आ जाएगी, या वो औरत कौन है, एक फोबिया, एक वहम सा हो गया। वो वहम मेरे ऊपर इस हद तक तारी हुआ, एक रात 2 बजे का टाइम था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, वो मैं उस चीज़ के असर में आ गई थी या क्या था। मैं उठी और मैं अपने कमरे से निकली और मैं सीधा दूसरे फ्लोर पर चली गई जहाँ पर मैं उस औरत को दिखती थी। जो ही मैं ऊपर गई, वो औरत बिल्कुल सामने सीढ़ियों में खड़ी थी। मैं बकायदा वहाँ पर 2-3 मिनट खड़ी होकर उस औरत को देखती रही हूँ। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे कंधों से पकड़कर मुझे किसी ने बहुत जोर से हिलाया है। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। तो मेरी एकदम से चीख निकली, मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। मेरे हस्बैंड जाग गए, वहाँ पर हम लोगों के मुलाजिम थे वो जाग गए। तो वो जब मुझे उधर सीढ़ियों में गिरे देखा, बड़े परेशान हो गए। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैंने बताया कि मुझे नहीं पता, मैं नींद में शायद चलकर ऊपर चली गई थी। मुझे कंधों से किसी ने बहुत जोर से पकड़ा था। उस वक्त भी मेरे कंधों में दर्द हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो मेरे हस्बैंड थे वो किसी साहिब इल्म को लेकर आए, उन्होंने पढ़ाई की, दम किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर आप लोग काम करवा रहे हैं, इस जगह पर असरात हैं। यहाँ पर जैसे जिन्नात के असरात हैं। बहुत ऊपर वाला हिस्सा पुराना था, आपने वहाँ पर काम शुरू करवाया है, इसलिए वो अपना आप जाहिर कर रहे हैं। अब मुझे उन्होंने मना किया कि आपने 2nd फ्लोर पर नहीं जाना। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, मैंने गले में पहन लिया। वो तावीज़ पहनने के बाद मैं कुछ नॉर्मल हो गई। मुझे डर नहीं लगता था, वो एक वहम खौफ मेरे जहन से हट गया, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। हम लोगों ने 1 हफ्ते के बाद एक शादी में जाना था, तो मैंने वो तावीज़ उतार कर रख दिया। और जैसे हम लोग तैयार व्यार होकर हम लोग चले गए शादी में। वहाँ से जब हम लोग वापस आए तो रात 12:30 बजे का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, उन्होंने आना था, तो वो उनको एयरपोर्ट पर लेने चले गए। मैं अब अकेली थी, जो मुलाजिम थे वो सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते थे। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एकदम मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। जो ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, वो औरत मेरे कमरे के अंदर आ गई। जैसे वो औरत मेरे कमरे के अंदर आई, मेरी आंख खुल गई और वो बिल्कुल दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी हुई थी। वो इतनी खौफनाक औरत थी, उसका चेहरा इतना भयानक था। मुझे अभी भी याद है उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कभी बड़ी हो रही हैं, कभी छोटी हो रही हैं। बाकायदा मैंने उसकी आंखें चमकती हुई देखी, बड़ी होती थी फिर छोटी हो जाती थी। और जिस तरह से उसके मुंह से आग निकल रही थी, आग के शोले भी मैंने देखे। मैं बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लग गई। वो औरत बाकायदा मेरे पास आई, मेरे बिल्कुल करीब आकर जिस तरह से, पता नहीं उसने कोई लफ्ज़ बोले, कुछ किया उसने मेरे ऊपर, जिस तरह से कोई फूंक मारती बस। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। बस मुझे इतना सब बताते हैं कि मैं पोजेस्ड हो गई थी। वो जो ड्यूरेशन था जब मैं पोजेस्ड हुई थी, मुझे वो कुछ याद नहीं है। अभी भी मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ याद आए, मैं क्या क्या करती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का, मेरी मेमोरी का कभी हिस्सा रहा ही नहीं। मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले ये बताते हैं, मेरे घर वाले ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खुद पकाती थी। आधी आधी रात को खाना पकाकर मैं छत पर लेकर जाती थी और मैं ये कहती थी मैं ऊपर खाना देने जा रही हूँ। वहाँ पर वो बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और जब मैं ऊपर खाना लेकर जाती थी तो कुछ देर के बाद मैं वहाँ से वो खाली बर्तन लेकर आती थी। अब वो इतना ज़्यादा खाना मैं अकेली तो खा नहीं सकती थी, यहाँ तक कि 5-5, 10-10 लोगों का मैं खाना बनाती थी। उसके बाद मैं सारा दिन सोई रहती थी, मुझे जगाने की कोशिश करते थे। मैं कुछ खाती पीती नहीं थी, सिर्फ पानी और चाय। और मेरे चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। सर के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मेरे सर के बालों में बारीक बारीक गिरा लग गई थी। वो कैसे लगी, वो क्यों लगी। बहुत से आमिल हजरात के पास मुझे लेकर जाते भी थे और हमारे घर में भी लाते थे। जब हमारे घर में उनको लाते थे तो मैं बाकायदा उन पर जैसे हमला आवर हो जाती थी, मेरी आवाज़ बदल जाती थी। 1 साल पूरा मेरी ये हालत रही।
यहाँ तक कि कभी कभार तो मुझे बकायदा बांधना पड़ता था, मेरी ऐसी भी हालत हो जाती थी। मैं हंसती थी तो हंसती रहती थी, रोती थी तो रोती रहती थी। और अगर कभी मैंने खाना खाया भी हो तो मैं इतना खाती थी कि जैसे 20-20, 25-25 लोग मेरे साथ बैठकर खा रहे हैं। मैं बकायदा अजीबोगरीब नाम लेती थी, उनको पुकारती थी। तो जब जो भी आमिल आते थे वो कहते थे इसके ऊपर जिन्नात हावी हो चुके हैं, इसके ऊपर जिन्नात ने जादू कर दिया। यानी मेरे ऊपर, मैं एक ऐसी इंसान थी जिसके ऊपर बकायदा किसी गैर मरे मखलूक ने जादू कर दिया था। एक आमिल थे, उन्होंने हमें ये बताया कि जिन्नात भी इंसानों के ऊपर जादू करते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी इंसान को पसंद कर लें, उस इंसान को कैद करने के लिए, उस इंसान को अपना गुलाम बनाने के लिए या उस पर अपना असेब करने के लिए उस पर जिन्नात भी जादू करते हैं, उस पर कोई ऐसा तिलिस्म कर देते हैं। अगर आप ये लफ्ज़ लें तो मेरे ऊपर उन्होंने तिलिस्म कर दिया था। वो जो मेरे करीब आई, वो वहाँ तक मुझे सब याद था, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं था। मैं अगर आईने के सामने खड़ी होती थी तो मैं अपना चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक बना देती थी। यानी मेरे पास मेकअप वगैरह था तो मैं मेकअप, इतना खौफनाक मेकअप करती थी कि सब मेरा चेहरा देखकर डर जाते थे। और मैं इतनी बदसूरत उन दिनों में हो गई थी, इतनी वीक, इतना काला रंग, बाल ख़राब हो गए थे, रोती रहती थी, हंसती रहती थी, मिट्टी बहुत खाती थी मैं। कोयले अगर मुझे, अब हम लोगों के घरों में तो वो रिवाज था नहीं कि जहाँ पर ये लकड़ी की कोई चीज़ चूल्हों पर बनाते हैं। बारबेक्यू अगर होता था जैसे बकरा ईद पर, तो वहाँ पर जो कोयले वगैरह होते थे वो मैंने कोयले भी खाए। इस हद तक मैं पोजेस्ड हो गई थी। जब भी मेरे ऊपर हम याद करवाते थे मैं कुछ नॉर्मल होती थी। तो जिन दिनों में मैं नॉर्मल होती थी मुझे कुछ याद नहीं होता था कि मैंने पिछले 10 दिनों में क्या किया या मैंने कल के गुजरे दिन में क्या किया। अपनी हालत देखकर मैं रोती थी और डर के मारे मैं आईने के सामने नहीं जाती थी। मुझे खुद से खौफ आता था कि मैं इतनी अजीब कैसे हो गई हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल बीच में धंस गई थी और इतने इतने गहरे हल्के, जब मैंने कुछ खाना ही नहीं तो मेरी यही हालत थी। फिर मेरे इन लॉज में से भी जो मेरे सास ससुर थे उस घर में शिफ्ट हो गए। कभी मेरी फैमिली आकर रहते थे, कभी वो रहते थे, क्योंकि उन सबके अपने अपने भी घर थे। क्योंकि मुझे अकेले नहीं छोड़ना था किसी कीमत पर। जब भी मुझे कोई अकेला छोड़ता था मैं ऊपर वाले उसी हिस्से में मिलती थी, उसी कमरे में जहाँ पर मैंने उस मखलूक को देखा था। और बाकायदा वहाँ पर मेरे सर के बाल जगह जगह पर बिखरे होते थे, जैसे मेरे सर के बालों को कोई नोच नोच कर वहाँ पर फेंकता है, और उनकी बाकायदा गिरा लगी होती थी। यहाँ तक कि एक दफ़ा एक क्रिश्चियन थे तो उन्होंने कहा कि वो भी जिन्नात को निकालते हैं। मुझे उनके पास लेकर गए, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ अमल वगैरह किया। उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने बाकायदा भयानक स्केचेस भी बनाए उसी कमरे की दीवारों के ऊपर अपने हाथों से। मुझे नहीं पता वो कौन बनवा रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बना रही थी, वो चेहरे मेरे हाथों से क्यों बन रहे थे। उस वक्त मेरे ऊपर पागलपन के अटैक भी हुए थे। यानी मैंने खुद को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैंने छत से छलांग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी ज़िंदगी थी, मुझे फिर भी कोई ना कोई बचा लेता था। तो ऐसे हालात मेरे हो जाते थे। फिर मेरी बड़ी सिस्टर मेरे पास रहने के लिए आई, तो उनकी बेटी थी 2 साल की। मैं पहले उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो हम लोगों के घर रहने के लिए आई, मुझे बाकायदा मेरे ऊपर किसी चीज़ का ऐसा असर होता था, मेरा दिल चाहता था मैं इस बच्ची को नुकसान दे दूँ। मैं अपनी सिस्टर को ये चिल्ला चिल्ला कर कहती थी इसको मेरे से दूर ले जाओ। जब मेरी हालत इस हद तक वर्स हो गई तो फिर हम लोगों के अपने एक रिश्तेदार थे, उन्होंने एक आमिल के बारे में बताया। वो कराची वाली साइड पर थे, तो बाकायदा मुझे वहाँ पर लेकर गए, उस घर से मुझे दूर किया गया। वहाँ पर जब मैं गई, वहाँ पर हम लोग 3 माह रहे, वहाँ पर मेरा इलाज हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 1 साल बहुत अजियत और अजाब का काटा। वहाँ पर जब मेरा इलाज हुआ तो अल्लाह ने मुझे शिफा दी। फिर उन्होंने सख्ती से मना किया कि उस घर में इसको वापस लेकर नहीं जाना। वहाँ के जो जिन्नात हैं उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तिलिस्म और हिसार किया है। अगर ये उस घर में जाती जाएगी इसकी वही हालत हो जाएगी, और अगर इसकी यही हालत रही या तो ये आप लोगों में से किसी को नुकसान दे देगी या ये अपने आप को नुकसान दे देगी, क्योंकि वो जिन्नात इस पर इस हद तक हावी हैं कि वो इसको उकसाते हैं कि ये अपनी जान दे या किसी की जान दे।
फिर मेरा बहुत इलाज हुआ। उसके बाद जब मेरा रूहानी इलाज हुआ तो फिर मेरा मेडिकल इलाज अलग हुआ। बाकायदा मैं हॉस्पिटलाइज रही, जहाँ पर वो मैं इतनी वीक और इतनी बीमार हो गई थी, मेरे सर के तकरीबन सारे बाल काट दिए गए थे क्योंकि वो सुलझने के काबिल नहीं रहे थे। मेरे एक एक बाल में 100 गिरा लगी होती थी। वो कौन लगाता था, किसने लगाई, वो जिन्नात और जादू के असरात थे। और मुझे ये भी बताते हैं सब कि जब मैं रोती थी, मैं इतनी खौफनाक आवाज़ों में रोती थी, इतनी बेहानक मेरी आवाज़ होती थी कि अगर कोई सुनता था तो वो ये कहते थे कोई इंसानी आवाज़ नहीं है। जब मैं रोती थी तो मेरे अंदर कोई और मखलूक रोती थी, और जब मैं हंसती थी तो मेरे अंदर कोई और मखलूक हंसती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने मेरे चेहरे में उस मखलूक को 3 से 4 बार देखा। वो कहते हैं कि आधी रात का टाइम होता था, अक्सर जब मैं उठकर तुम्हें देखता था कि कहीं तुम वहाँ से ऊपर वाले पोर्शन में तो नहीं चली गई, तो तुम उठकर बैठी होती थी सामने, और तुम्हारा चेहरा इस हद तक खौफनाक होता था कि कभी कभी मैं इस हद तक डर जाता था, मैं कमरे से बाहर चला जाता था। उनके पास हर वक्त अपनी हिफाजत के लिए कुरान पाक की आयत होती थी, जैसे मैं उन पर नुकसान नहीं उनको पहुंचा सकती थी। तो ये मेरी एक कहानी थी। अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। पता नहीं इस घर में ऐसा क्या था क्या नहीं, इतना खूबसूरत इलाका, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह पर घर, और घर भी बहुत प्यारा था। शायद हम लोगों से ये गलती हुई थी, हमें कराची में जो आमिल थे उन्होंने यही बताया था, आप लोगों ने जो ऊपर वाला हिस्सा तोड़वा कर नया बनवाना चाहा, जो रेनोवेट हम करवा रहे थे, वहाँ से हमने कुछ हिस्सा तोड़ा भी था। बेसिकली वो एक पुराना सा कमरा था, उसके साथ एक बाहर बिल्कुल एक वेस्ट में एक स्टोर था, उसका कोई यूज़ नहीं था वहाँ पर। हमने उसको तोड़वाया था। उसको तोड़वा कर तो हम लोग वहाँ पर जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत एक जगह सी बना रहे थे, कमरे के बाहर जैसे एक अब ये कहते कि डेकोरेशन के लिए हम वहाँ पर कोई चीज़ बनवाना चाह रहे थे। वहाँ से वो मखलूक मेरे ऊपर हावी हुई क्योंकि वो मेरा ही आइडिया था और मैं ही उसको चेंज करवाना चाह रही थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं या उनका वो घर है, वहाँ पर उनका बसेरा है। जैसे ही वो मेरे से गलती हुई तो मेरे ऊपर हावी हो गए। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सादिया आपका। अल्लाह हम सबको ऐसी मुसीबतों से महफूज रखे, और कभी भी कोई कमरा पुराने घर का, नए घर का तोड़वाना हो, कोई जगह तोड़वानी हो, तो कहते हैं कि पहले किसी साहिब इल्म को भेजकर पता करवा लेना चाहिए, या फिर ऐसी मखलूक़ात से इजाज़त ले लेनी चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई है तो हमें इजाज़त दें, हम कल या परसों इतने बजे आकर इस जगह को तोड़वाएंगे। कहते हैं कि वो मखलूक तब वहाँ से चली जाती है और इंसान की दुश्मन नहीं बनती। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी तैमूर शेयर कर रहे हैं। तैमूर कहते हैं हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं, और आज आपके साथ हम लोगों के एक खौफनाक घर की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है, 2014 की। हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पर। उससे पहले हम लोग अपने घर में रहते थे, तो वो घर जब हम लोगों ने सेल किया तो अभी वक्ती तौर पर हम लोग एक रेंट के घर में आ गए। वो जो घर था वो घर ठीक था, पुरानी कंस्ट्रक्शन पर था, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा था, साफ़ सुथरा घर था। अब हम लोग ऐसे थे कि जो बहन भाई थे, हम लोग मेरी 2 बहनें थी और हम लोग 3 भाई थे। तो ये था कि जो बहनें थी वो अलग होती थी, हम भाई अलग होते थे। मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी रात देर गए जागने की, तो मैं अक्सर देर तक जागता रहता था। कभी मोबाइल पर गेम खेल ली, या कभी मुझे आदत थी मैं कंप्यूटर पर मूवीज़ लगा कर देखता रहता था। तो ऐसा हुआ कि मेरा भाई था, तो उसके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। उसने मुझे कहा कि मैंने पढ़ना है, तो मैंने उसे कहा तुम ड्राइंग रूम में जाकर पढ़ लो, मैंने तो यहाँ पर मूवी देखनी है। वो ड्राइंग रूम में पढ़ने के लिए चला गया। तकरीबन रात के 1:45 बजे का टाइम था। मुझे प्यास लगी, मैं किचन में पानी पीने गया। जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो भाई है वो छत के ऊपर जा रहा है, तीसरी छत के ऊपर बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। तो मैं इसको आवाज़ें दे रहा था। मैंने उसे कहा कि हारिस तुम ऊपर क्यों जा रहे हो इतनी रात को, तुम तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वो तेज़ी से चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। तो जैसे वो ऊपर गया और मैं उसके पीछे भागा, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जाकर दीवार के छत के एक कोने में खड़ा हो गया और दीवार के ऊपर इस तरह से हाथ मारा था जिस तरह से हम दीवार को खोदते हैं।
मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी रात को ऊपर क्यों आए हो। यहाँ तक कि मैं उसके करीब चला गया। अब अभी भी उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वो इस तरह से सांस ले रहा था कि जिस तरह से कोई जानवर होता है। बाकायदा मैंने गाय की आवाज़ सुनी। जैसे मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के उसको अपनी तरफ पलटाया, उसने सिर्फ एक हाथ से मुझे पीछे किया, मैं दूर जाकर गिरा और उसने बड़े गुस्से से कहा कि नीचे चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उस वक्त उसका जो चेहरा था वो इतना भयानक था और उसका जो नीचे वाला लिप्स है, जो नीचे वाला लिप्स के नीचे चिन होती है, वो जगह इस हद तक लंबी हो चुकी थी कि ऐसे लग रहा था कि वो जगह टूट कर नीचे आ गई है। बस ये मंजर देखने की देर थी। मुझे नहीं पता मैं नीचे कैसे भागा, यहाँ तक कि मैं सहन में 3 सीढ़ियों से मैं नीचे गिरा। जैसे मैं नीचे गिरा तो मेरा भाई ड्राइंग रूम में पड़ रहा था, वो वहां से भागकर बाहर निकला। उसने शोर मचा दिया कि ये छत से गिर गया। सब घर वाले जागे कि मैं छत से कैसे गिर गया। सबने बाहर आकर देखा तो मैं सहन में बेहोश पड़ा था। मुझे उठाकर कमरे में लेकर गए। मेरे जो पाँव था उस पर मोच आ गई थी और इतना मैं ज़ोर से, जब मैं 3 सीढ़ियों से नीचे गिरा या मुझे किसी ने धक्का दिया, शायद उसी मखलूक ने मुझे धक्का दिया होगा। उस वक्त तो जब मैं अपने भाई हारिस को देखता था मैं चिल्लाने लग जाता था। फिर मैंने घर वालों को सारी बात बताई। सब बहुत ज़्यादा डर गए। उस घर में हम लोगों के साथ ये माजरा था कि हम लोगों को घर वालों के रूप में जिन्नात नजर आते थे। यहाँ तक कि मेरे अब्बू जो है उनकी एक भांजी की डेथ हो गई थी। उनकी भांजी को फोत हुए 12 साल गुजर चुके थे। उनको अपनी वो भांजी बाकायदा किचन में रात के टाइम आवाज़ें देती नजर आई। अब्बू इस हद तक खौफजदा हुए कि उनको पूरे 8 दिन बुखार रहा था। फिर हम लोगों ने दम करवाया, तब जाकर वो ठीक हुए। तो हम लोगों ने जिनसे दम करवाया उन इमाम साहब का यही कहना था कि जिस घर में ऐसे जिन्नात हों जो अल्लाह कभी ना करे आपके मुर्दा रिश्तेदारों के रूप में नजर आए या उनकी ज़ुबान में आपको आवाज़ें दें, तो वो घर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिस जगह पर जिन्नात आवाज़ें देने लग जाए वहाँ पर फिर नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान भी हो जाता है। फिर हम लोगों ने तकरीबन 2.5 माह बाद ही वो घर छोड़ दिया था। वो घर इतना भयानक था कि आज भी अक्सर जब मेरे बहन भाई मुझसे वो बात सुनते हैं उस रात की, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे यकीन नहीं आता कि मैं कैसे उसके पीछे भागा था और वो सब मैंने कैसे बर्दाश्त किया। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया तैमूर आपका, जिसने बिल्कुल ये बात ठीक है। मैंने भी ये बात 2-3 लोगों से सुनी है कि अल्लाह कभी ना करे जिस घर में जिन्नात आवाज़ें देना शुरू हो जाए, उनके रोने की या हंसने की आवाज़ आने लग जाए या वो आप लोगों को पुकारना शुरू कर दें आप लोगों की घर वालों की आवाज़ों में, तो वो घर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वहाँ के जो जिन्नात होते हैं वो जानी नुकसान तक दे देते हैं या बीमारियाँ दे देते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी कोई घर लें, चाहे सरसरी रहने के लिए लें, परमानेंट रहने के लिए लें, हमेशा उसको एक दफ़ा चेक करवा लिया करें कि अल्लाह हमें आने वाली हर मुसीबत से महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। नाना जी की कहानियों वाला जो चैनल है उस पर भी स्टोरी आएगी, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। कम्युनिटी टैब में आप लोगों को नाना जी की कहानियों वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah निगहबान।